हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों का प्रैक्टिस सेट का सेशन चल रहा है, सीटेट के प्रैक्टिस सेट हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, पूरे प्रीवियस के पेपर हैं जो अभी तक पूछे गए हैं 2011 से लेकर, और अभी तक जो भी पूछे गए हैं प्रश्न वहीं से पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि सीटेट में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ही ज़्यादा अपने लिए अच्छा होता है और उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस होती जाती है। और प्रश्न घुमा फिरा कर सीटेट में जैसा कि देखा जाता है, अभी तक वही प्रश्न घुमा घुमा कर पूछा जाता है। सीटेट में अलग से कुछ नहीं पूछा जाता, पूरी एनसीईआरटी बेस पर ही पूरे क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी का निचोड़ ही होता है यहाँ पर क्या, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में जितना पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप लोगों की परीक्षाओं में अनुभव होता है और उतनी ही स्पीड होती है। जानते हैं कि इसमें लॉन्ग प्रश्न रहते हैं और लॉन्ग ही प्रैक्टिस सेट में बहुत टाइम भी जाता है। तो आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों का मजबूत होता है, उतनी ही अपने आप पर विश्वास रखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस सेट करिएगा। तो चलिए, आज के सेशन को चालू करते हैं। आज का सेशन है हिंदी प्रश्न। हिंदी है, हिंदी में आप लोगों को देखा जा रहा है कि एक एक प्रैक्टिस सेट को हम हल करवा रहे हैं। अभी 2012 का सेशन चल रहा है। मैंने अभी केवल संस्कृत वहाँ पर छोड़ा है, संस्कृत यहाँ भी छोड़ेंगे, क्योंकि संस्कृत को मैं एक ये 5-6 दिन में 30-30 प्रश्न करके 2-2 वीडियो एक एक दिन में देकर पूरे प्रैक्टिस सेट आपको यहीं से सॉल्व करवा दूंगी। अभी भी जितना भी, अभी तो बहुत टाइम है आप लोगों के पास, जैसा कि देखा जा रहा है। अभी तो 7 जुलाई को पेपर है आप लोगों का, तो उसके पहले पूरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करिएगा, हर सब्जेक्ट का करिएगा। पर संस्कृत का भी बीच बीच में देते रहेंगे, जैसा जैसा टाइम मिलता रहेगा। इसके अलावा उसको संस्कृत का भी पूरा रहे, क्योंकि एक सब्जेक्ट बचा रहेगा तो उसमें आप लोगों को शब्द रूप भी बताना पड़ेगा। और वहाँ पे प्रत्यय आते हैं, अव्यय शब्द आते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं व्याकरण के, वहाँ से भी आपका होगा। और शिक्षण का भी प्रश्न आता है संस्कृत में, वो भी होगा। तो पूरा कंटिन्यू लगे रहिएगा, आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस सेट यहीं से मिल जाएगा। तो चलिए, आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, या इसका पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पर होगा 31 से लेकर 36 तक है, पूरा गद्यांश है। गद्यांश को पढ़िएगा ध्यान से। ये प्रश्न अभी, यही गद्यांश अभी फिर आया था 2019 में, फिर आया था यही पूरा गद्यांश ही यही था। 18-19 के बीच में समथिंग याद नहीं आ रहा है, बट आया यही था आप लोगों का। ये 2012 का पेपर है, देख लीजिएगा उठाकर। अगला पहले देखते हैं। नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, वहाँ कतार में बंधी हैं नावें, बांस की खूंटियों से उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं हल जोतने किसान, कंधों पर हल रखे रंभाते हुए गाय बैल, तैर कर जाते हैं उस पार घास चरने। शाम को जब वे लौटते हैं घर, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हूँ करते हैं सियार, माँ तू बुरा ना माने तो मैं बड़ा होकर मैं भी एक नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। लेखक क्या कह रहा है अपने बारे में कि मैं भी बड़ा होकर एक नाविक बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? नाविक बनना चाहता हूँ। तो आप लोग इसको पहले देखिएगा प्रश्न कैसे बन रहा है। अब पूरा देखिएगा कि प्रश्न कैसे बन रहा है। अब इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है, तो इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है, तो पैराग्राफ तो आप लोगों ने देख लिया है, वहाँ से निकालिएगा। लेखक नाविक की माँ को, कोई किसी को नहीं कर रहा है, लेखक अपनी माँ को कह रहा है, या लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को कह रहा है। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जैसा कि आप लोगों को पता है, पूरा पैराग्राफ पढ़े हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? तो लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? वह नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है? बिल्कुल नहीं। वह नाव चलाने संबंधी शौक को पूरा करना चाहता है? वो भी नहीं चाहता है। वह नदी पार करके सौंदर्य का आनंद उठाता है? वह हल चलाना चाहता है? तो क्या कह रहा है कि लेखक है जो नाविक के रूप में है, एक बच्चे के रूप में है, वह नदी के पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, इसीलिए वह नाविक बनना चाहता है। प्रश्न क्लियर हुआ आप लोगों को?
अब देखिएगा, नावों को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा जाता है। नावों को तो आप लोगों को पता है, तो आम क्वेश्चन है, इसमें दिया भी गया है, कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाए इसलिए खूंटियों से बांधा जाता है। इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। माँ तो बुरा ना माने तो, क्या कह रहा है लेखक, माँ तो बुरा ना माने तो पंक्ति किस ओर संकेत कर रही है कि संकेत नहीं करती है, यानी कि गलत ऑप्शन पूछ रहा है। यहाँ पर नहीं ध्यान दीजिएगा। पहले लेखक माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है, माँ को बुरा न लग गया हो है। लेखक माँ के संवेगों का ध्यान रखता है। लेखक जानता है कि उसकी माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी, इसीलिए माँ तू बुरा ना माने तो। ऐसा ही प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं, दूर दूर, ऊंची ऊंची, गाय बैल, दूर दूर या ऊंची ऊंची। तो क्या कह रहा है, पुनरुक्त यानी बार बार आया है। क्या आप लोग उसमें देखिएगा कि दूर दूर, ऊंची ऊंची, 2 बार पैराग्राफ पहले देखिएगा, 2 बार आया है क्या, दूर दूर और ऊंची ऊंची। अगला प्रश्न कह रहा है कि तैर कर जाते उस पार पंक्ति में तैर कर शब्द पहले रखा गया है, क्योंकि क्या कह रहा है, लेखक तैरने पर बल देना चाहता है। लेखक तुक मिला रहा है, वह क्रिया शब्द है। कविता में क्रिया शब्द पहले आती है, तो लेखक तुक मिला रहा है, इसलिए तैर कर पहले रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ भी एक पैराग्राफ है, यहाँ पर बड़ा पैराग्राफ है, तो आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। पूरा दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। थोड़ा छोटा होगा पर पूरा पैराग्राफ आना चाहिए, दिख रहा होगा। अब यहाँ पर फटाफट से पढ़ते हुए चलते हैं पैराग्राफ को। अब यहाँ पर मेन पर आप लोग इसको पैराग्राफ को ध्यान से वहीं पर देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ भी लीजिए और इसकी स्क्रीनशॉट यहाँ भी लीजिए। अब यहाँ पर केवल हम प्रश्न कराएंगे। हो गया होगा आप लोगों के स्क्रीनशॉट। अब केवल प्रश्न देखिए, हम बाकी निकालने का कार्य मेरा है, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत जाता है। प्रश्न है कि जब गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है। गलत जवाब पर हंसने को मिलता है। गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। गलत जवाब रोचक ही होते हैं। गलत जवाब में बेतुकी बातें होती हैं, तो नहीं, गलत जवाब में प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए गलत जवाब देते हैं, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है। ये प्रश्न इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग होगा, गद्यांश के अकॉर्डिंग होगा। अगला है, लेखक ने अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा। गलत जवाब देने से रोमांच समाप्त हो जाता है। लोग गलत जवाब देकर रोमांच महसूस करते हैं। सवालों के सही जवाब होते हैं। लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती, क्योंकि विज्ञान की अपेक्षाएं अनुमान लगाने का अवसर नहीं देती हैं, क्योंकि उसमें जवाब तयशुदा है। विज्ञान की परीक्षाओं में चुनौतीपूर्ण प्रश्न होते हैं। विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित होते हैं। यह कह रहा है कि विज्ञान की परीक्षाओं में सब अच्छे सवाल नहीं होते, तो विज्ञान की परीक्षाओं में चुनौतीपूर्ण प्रश्न होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूरा प्रश्न दिख रहा है। अगला है, अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है। गलत है शब्द पूछ रहा है। गलत जवाब बच्चों के दिमाग में चल रही चिंतन प्रक्रिया को उजागर करने की कोशिश करते हैं। गलत उत्तर से दिमाग में कसमकस होने लगती है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, गलत जवाब क्या कारण नहीं हो सकता है। तो गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता है। व्याख्या को सही रूप में प्रस्तुत न करना, नियमों में कमियां, तर्क का अभाव, तथ्यों की सही उपलब्धि समझ ना आना, तो नियमों की कमियां, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पाठ के मुख्य रूप से यह कहा गया है कि। गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। गलत जवाब की मुख्य जिम्मेदारी बच्चे की है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। सॉरी, गलत है ये। गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है क्या, वैज्ञानिक बनता है। डी ऑप्शन है, तो व्याकरण का प्रश्न है, वैज्ञानिक बनता है। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रश्न गलती शब्द के बहुवचन रूप हैं। परीक्षा प्रश्न
गलती शब्द के बहुवचन रूप है परीक्षाएं प्रश्न गलतियां, या कह रहा है परीक्षाएं प्रश्न गलतियां, परीक्षाएं प्रश्नों गलतियां, परीक्षाओं प्रश्नों गलतियों, तो बिल्कुल बहुवचन रूप होगा, डी ऑप्शन है। अगला है अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों के वाक्य में रेखांकित क्या होगा, निज के लिए किया जाता है। अपने खुद के लिए निजवाचक संज्ञा होती है, जैसा कि पहले इसमें देख लीजिएगा कैसा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निजवाचक यानी अपने लिए होता है, अनिश्चय मतलब कुछ पता नहीं है, अनिश्चित है। ये है कि जैसे पूछ रहा है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है तो कौन है, अनिश्चित है कि कौन है, कोई नहीं है। प्रश्न है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक संज्ञा के अंदर आ गई। निश्चयवाचक में क्या होता है कि निश्चय है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। पुरुषवाचक में होता है कि वह एक व्यक्ति है। पुरुषवाचक संबंध में होता है क्या कि जैसे वह मेरे पिताजी हैं, ये संबंधवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह अटक अटक कर पढ़ रही है, या उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, या वह पढ़ने से ज़्यादा समय लेती है। तो बिल्कुल सही बात है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है उसने पढ़ा, प्रश्न कह रहा उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं क्या नियम का उल्लंघन है। संदर्भ के समझ ना होना होता है, नियम कंठस्थ होना यानी याद करना के बारे में कह रहा है। तो यह कह रहा है कि नियमों के अति सामान्यीकरण होता है। तो क्या है कि नियम कंठस्थ ना होना होता है। तो अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो व्याकरण शिक्षण के संबंध में व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी के में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षाएं भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो किसके बारे में कह रहा है, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हैं, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों, बच्चे के परिवेश से जुड़े हों। बिल्कुल सही बात है, बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एनसीईआरटी बिल्कुल यही कहता है। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता क्या है। बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, शिक्षकों के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, या भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न ज़्यादा है इसलिए जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना होता है, हिंदी के व्याकरण में अधिकार प्राप्त करना होता है। यह कह रहा है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने व बोलने की क्षमता का विकास होता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सही रूप से समझना या व्याकरण के नियमों को रटना, या कह रहा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, दूसरे के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही करा। व्याकरण के नियमों को रटना बिल्कुल यह ऑप्शन गलत माना जाता है। अगला प्रश्न है, दिख रहा है पूरा प्रश्न। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही प्रश्न है। अगला प्रश्न है सुहेल एक साल पहले असोम से पंजाब आया। यह प्रश्न बहुत आता है, रेलगाड़ी वाला या दिशा निर्देश वाले प्रश्न बहुत आते हैं। सीटेट में तो एक प्रश्न दो प्रश्न इसका हर जगह पर ही रखा होता है। तो आप लोग पहले देखिएगा, सुहेल एक साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षण के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द अभ्यास करवाएंगे। सुहेल को भाषा प्रयोग में अधिकाधिक अवसर देने या प्रोत्साहन देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है
भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या कह रहा है? बच्चों को भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों को संभावित कारणों की पहचान करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो भाषा के सतत एवं और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना या अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से हेतु साक्ष्य जुटाना, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चों के सीखने के प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है उपचारात्मक। कह रहा है प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है किस पर? बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान पर, समस्याओं के कारण की सही पहचान करने पर। तो क्या कह रहा है? समस्याओं की पहचान पर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही प्रश्न है। अगला है उच्च कक्षाओं में। कह रहा है उच्च कक्षाओं में साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन है। केवल छंद अलंकारों को समझने का प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। बिल्कुल गलत बात है। भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन से क्या होता है? सहज स्वाभाविक होता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या? पाठ्यपुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, पठन कौशल पर अधिक बल देना, या कह रहा है अगला है पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, यानी कि कह रहा है। और फिर अगला कह रहा है कि समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये रहे आज के पूरे 30 प्रश्न हिंदी के पेडागॉजी से लेकर आप लोगों के सभी प्रश्न सुपर फास्ट रिवीजन क्लास में आप लोगों का पूरा प्रश्न प्रीवियर्स का यहीं पर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।